सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस अगर हम देखें क्लास 12 फिजिक्स का 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमें पढ़ना है, वो भी सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया, यानी कि कोई न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं आएंगे, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद सेकंड थिंग है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका स्पेक्ट्रम आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद करना है सीक्वेंस वाइज। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है जब आपको इतना सिलेबस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली होती क्या है। इसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज ईएम वेव भी पूछा गया है। तो ईएम वेव्स कुछ नहीं होती, ये एक कपल्ड वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हमारे पास चल रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास एक प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास उसी के दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेगी और दोनों मूव एक साथ हमारे पास करते हैं। जैसे देखिए यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्लेन में मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दूसरे प्लेन में मूव कर रही है। ठीक है, तो हम इसको डिपिक्ट अगर करना होता है, हमें अगर एग्जाम में कभी बनाना होता है तो हम इस तरीके से इसको बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरफ चल रही है, ये रेड वाले से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरफ चल रही है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसा नहीं है कि एक की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी और दूसरे की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे हो रही है। ईएम वेव्स तो पता लग गया कि इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों एक साथ अगर चल रही हो, कपल्ड बनते हुए, जैसे कपल चलते हैं वैसे ये दोनों वेव एक साथ चल रही है हमारे पास, तो उसको ईएम वेव्स कहते हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे हुई है तो उसको भी समझ लेते हैं। तो प्रोडक्शन जो हमारे पास होती है तो वो इस तरीके से होती है कि मान लिया हमारे पास एक ऑसिलेटिंग चार्ज है। ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब एक ऐसा क्यू चार्ज जो आगे पीछे मूव कर रहा है। अब आपको पता है कि अगर एक चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि कोई गर्म चीज है तो उसके आसपास उसकी गर्मी है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड को लेके चलता है। अब अगर ये ऑसिलेट कर रहा है यानी कि मूव कर रहा है अपनी जगह पर, तो उसके ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगी। भाई कई बढ़ेगी कई बार घटेगी, क्योंकि आप जानते हैं E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। ऑब्वियसली इसके हिसाब से चेंज होगा हमारे पास, बट डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या होगा। तो ये एक तरीके से फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और अगर फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है, वो भी फ्लक्चुएटिंग रहेगी, वो भी ऑसिलेटिंग होगी। और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है तो वो फिर से दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी। तो ये सोन चलता रहेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, फिर ये ऑसिलेट करेगा, फिर ये ऐसे सोन चले जा रहा है। तो जब ये दोनों इस तरीके से चल रहे हैं कि ये उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, बन गए ना कपल। अब ये जो कपल हमारे पास बन गए यहां पर, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ईएम वेव्स कह रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ चलती है तो इसी को ईएम वेव्स कहते हैं। और अगर कोई आपसे पूछ ले फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है ईएम वेव्स की, तो ये वही है जो फ्रीक्वेंसी इसकी है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ऑसिलेटिंग पार्टिकल की वही होगी। देखिए इधर यहां पे चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जब चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? फेरेडे। एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया और उसने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेरी करती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। ये अगर आपको चीज समझ में आ गई, अब तक हमने पढ़ लिया कि ईएम वेव्स क्या होती है और ईएम वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है। अब हम जानना चाहते हैं कि ईएम वेव्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेव इक्वेशन है, नॉर्मल वेव इक्वेशन जो होती है। ठीक है, तो किसी भी वेव को, अगर मैंने कोई भी वेव ले ली है, उसका एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसको इस तरीके से शो किया जाता है। अगर मैंने साइन वेव ले रखी है, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी
+5 -5 कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो x हमारे पास होता है, ये जो x हमारे पास है, ये x एक्चुअली शो कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जो k है, ये हमारे पास होता है वेव नंबर, और ये जो k हमारे पास होता है, ये होता है 2π/λ। अच्छा, ये इतनी सारी फॉर्म्स हमें याद नहीं होनी चाहिए, हमें बस ये पता लगना चाहिए कि भाई कौन से डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये माइनस साइन आपको यहां पे दिख रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। अगर यहां पे माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहां पर हमारे पास पॉजिटिव दिखेगा, इक्वेशन पूरी पॉजिटिव होगी, तो यानी कि माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास जा रही है। एक्सिस कैसे पता लगेगा प्रोपोगेशन का, वो पता लगेगा इससे। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक्स एक्सिस इधर है, तो मेरे पास यहां पर जो प्रोपोगेशन हो रही है उसको आपको आई कैप भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वेव जो है इसमें जा रही है। जो इसकी मूवमेंट हो रही होगी वो हो सकता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में हो सकता है वाई एक्सिस में हो रही हो, वो हमें यहां पर पता लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास, मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो की एक इक्वेशन ली है। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। यहां पर आपको x दिख रहा है, तो x का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास x एक्सिस में मूव कर रही है। इधर भी x है, तो इसका मतलब क्या है, x एक्सिस में मूव कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन इक्वेशन देख के आपको पता लग जाना चाहिए कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि सोर्स कहां पर है, और वो सोर्स से जो उसका रिसीवर है यानी कि जो सिंक है वो कहां पर है। तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, यानी कि आई कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है। ठीक है, ऑसिलेशन जो होगा वो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है, वो किसी दूसरे प्लेन में हो रहा होगा, बट मूवमेंट ऐसे हो रही है। ठीक है, मूवमेंट ऐसे हो रही है, तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज कि पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये हमें ये एक्सिस, ये नेगेटिव साइन जो है वो बताएगा। तो यहां पे दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव अगर लगा हुआ है, तो यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ओके, ये तो बात हो गई कि भाई कैसे हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है। अगर इक्वेशन हमें नहीं दे रखी, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो कैसे बताएंगे। तो हमारे पास रिलेशन होता है, वी हैव रिलेशन, कि डायरेक्शन के लिए अगर मुझे बात करनी है तो डायरेक्शन मेरे पास रहेगी ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी से मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, ई क्रॉस बी से मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकाल सकता हूं। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बड़ा आसान है। ठीक है, E इज इक्वल टू BC आपको याद करके रखना है। तो E बाय बी हमारे पास जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इसके अलावा हमारे पास 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट भी रहती है, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास होती है। ठीक है, ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह हम इसको यूज करेंगे, ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। आई होप इतनी चीजें क्लियर है। वेव को देख के ये पता लगाना कि भाई कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, सोर्स कहां पे, सिंक कहां पर है, ये पता लग जाएगा यहां पर इक्वेशन को देख के, अगर इक्वेशन आती है तो। ठीक है, इसके अलावा हम उसकी डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, ई क्रॉस बी। आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, ई की तरफ पॉइंट करना है, फिर बी की तरफ जाना है, और ई क्रॉस बी हमारे पास रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल हो सकता है ना, डायरेक्शंस आपको बता दिए तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, अब ये वाली चीज हमारे पास क्लियर हो गई आपको, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन है सीबीएसई का PYQ क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में से मैंने लिया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज हमें दे रखी है, हमें दे रखा है कि गिवन द रेशियो वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स, दो लाइट वेव्स हमें दे रखी है जिसकी वेवलेंथ ये और ये, ठीक है, λ1 एंड λ2 मान लेते हैं, λ1 ये, λ2 ये, ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। हमें इनकी रेशियो बताना है कि वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा। ओके, तो भाई जितनी भी EM वेव्स हमारे पास होती है, लाइट वेव भी क्या है, एक EM वेव्स है।
इनकी सेम स्पीड होती है, सेम स्पीड होती है वैक्यूम में, और वो हम बात करें तो वो सी है, अभी तो हमने देखी। तो कोई भी अगर हमारे पास रेशियो, अगर मुझे इसका वेलोसिटी का निकालना है, यानी कि v1 बाय v2 निकालना है, अगर सेम ही है तो मेरे पास 1:1 ही तो आएगा। इसमें क्या सोचना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी अगर कुछ भी चीज पूछ रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इवन अगर एक्सरे का पूछ रहा है, गामा रेस का भी पूछ रहा है, तो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपके प्री बोर्ड में भी आया होगा। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एन EM वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दे रखी है v इज इक्वल टू vi, यानी कि ये मूव कर रही है हमारे पास x एक्सिस में। तो ये x एक्सिस हमारे पास हो गया i कैप, मैंने इसको बना दिया। तो यहां पर हमारे पास कहीं सोर्स होगा, और इस सोर्स से हमारे पास जो फ्लो कर रहा है वो कहां पर जा रहा है, इधर जा रहा है x एक्सिस पे। ड्रॉ अ स्केच शोइंग द प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स, तो ये स्केच है जो आपको बनाना है एग्जाम में। इधर अगर x एक्सिस लिख रखा है तो इधर y एक्सिस और इधर z एक्सिस, इस चीज का ध्यान रखना है। और E क्रॉस B आपका इधर ही आ रहा हो, ठीक है। E क्रॉस B, E क्रॉस B समझते हैं। राइट हैंड अगर आप यूज करेंगे कि आपके पास इधर y एक्सिस, देखिए y एक्सिस, और फिर आप z एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो ये सोच के बनाना है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं आप, x y और z, ये चीज तो ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से होता है ना। एक एक्सिस ऐसे बना के रख सकते हैं कि भाई x y z होता है, वैसे ये बना लो, ये बना लो। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये x एक्सिस में जा रहा है तो y एक्सिस ये है, z एक्सिस ये है, E क्रॉस B आप कर रहे हैं, ठीक है। सो आप ये भी चीज समझ सकते हैं इस तरीके से। तो मेरे पास ये हो गया, यहां से इसका डायग्राम हमारे पास ये आ गया। बस आपको डायग्राम ही बनाना था। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बच्चे इसे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल सही बनाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इधर बोल रहा है कि हाउ आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स। तो काफी आसान है, ये तो अभी हमने देखा कि भाई कैसे हमारे पास रिलेटेड है। C इज इक्वल्स टू EB, E बाय B। तो BC से आप याद करके रख सकते हैं, कई लोग याद नहीं करके रखते, जैसे ABC आपने पढ़ा होगा तो उस तरीके से आप याद करके रखते हैं EBC, ठीक है। ABC आपने पढ़ा ना, ABCD आपने पढ़ी है, तो उस तरीके से आप इसको याद करके रखते हैं। BC हमारे पास रिलेशन है। हाउ डज अ चार्ज Q ऑसिलेटिंग, हाउ डज अ चार्ज Q ऑसिलेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस EM वेव्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, अगर एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, अगर एक चार्ज मेरे पास है और वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अभी दिखाया था पीछे। और वो अगर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से दोबारा से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारे पास EM वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। बस फ्लो डायग्राम बना देना, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं दोबारा से, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मतलब आ भी रखा है। बोल रहा है कि शो दैट एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर हम क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज डेंसिटी का। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने निकाली थी, ठीक है, टर्म 1 में। तो अगर उसकी बात करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हमारे पास होती है। और एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो ये हमारे पास होती है हाफ, म्यू नॉट वाले केस में उल्टा हो जाता है, तो म्यू नॉट नीचे हमारे पास आएगा, ठीक है, और B स्क्वायर इधर आएगा, ठीक। सो ये चीज हमारे पास आ रही है। एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, और इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन भी पता है कि C इज इक्वल्स टू E बाय B हमारे पास होता है। तो ये रिलेशन और हमारे पास है। अब आपको क्या करना है, इसी को यूज करते हुए आपको आंसर्स निकालने हैं। तो बहुत ही आसान है, किसी भी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अगर मैंने इससे स्टार्ट किया है तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पर है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये मेरे पास आ रहा है।
और अब अगर मैं इसकी जगह पर E की जगह पर B सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं, बिकॉज मैं इसी को अलग दिखाना चाह रहा हूं, इसको मैंने लिख दिया, यहां पे U भी लिख सकते हैं आप एनर्जी की टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तो। अब मुझे E को रिप्लेस करना है, तो E इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, BC लिख सकता हूं, तो BC लिख देते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर C स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, एक रिलेशन हम और यूज करेंगे कि 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट C के बराबर होता है, और अगर मैं C स्क्वायर को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास कुछ वैल्यू आनी चाहिए, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, C स्क्वायर को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कट हो जाएंगे और ये मेरे पास आ जाएगा हाफ B स्क्वायर म्यू नॉट। अच्छा, यही तो मेरे पास वो वैल्यू है, यही तो मेरे पास ये वैल्यू है, इसको U भी लिख सकते हैं आप, इसको UE लिख सकते हैं। बस यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ये हमारे पास U भी हो गया, ये U ही है। तो दोनों की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है, यानी कि एक कपल्ड है, एक यानी कि कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मिस हो गया है, इसकी एनर्जी डेंसिटी कम है दूसरे की ज्यादा है। तो ये हमने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये दोनों ऑसिलेट कर रही है, मूव कर रही है, तो एक दूसरे का सोर्स है, दूसरा इसका सोर्स है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन थी, इसको एक डेरिवेशन भी आप नोट करके चल सकते हैं कि एक डेरिवेशन है। फिर आगे आते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से देखें तो ये भी पूछ सकता है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। पिक करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बेसिकली इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होती है क्योंकि एक दूसरे को राइज करती है। दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में बी प्रोड्यूस बाय चार्ज एट रेस्ट, बिल्कुल प्रोड्यूस हो सकती है, नहीं हो सकती। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं हो सकता है ना, रेस्ट पर बोल रहा है, रेस्ट पर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता रेस्ट पे। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है हमारे पास बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, ए, बी एंड डी, मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल आंसर चेक करने थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा बी एंड डी। चलिए अब आगे आते हैं। ईएम वेव्स के बारे में हमने पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन जान ली कि ईएम वेव्स क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा ये जान लिया। इक्वेशन देख के हम ये बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी में नहीं जा रही, ये हमने देख लिया। इसके बाद एनर्जी डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकाल लिया, दोनों का एम्पलीट्यूड किस तरीके से निकाला जाएगा वो हमने चेक कर लिया, डायरेक्शन किस तरीके से निकाली जाएगी ये चेक कर लिया। अब लास्ट चीज हमारे पास है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज भी काफी सिंपल है। पहली प्रॉपर्टी हमें दे रखी है कि ट्रांसवर्स इन नेचर है, ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसफर वेव आप समझ पा रहे हैं, प्रोपोगेशन हमारी पास हो रही है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है परपेंडिकुलरली, तो इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ईएम वेव्स, जितनी भी ईएम वेव्स हमारे पास है, ये इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये नॉन मटेरियल वेव्स हमारे पास है। ठीक है, एक होती है मटेरियल वेव्स, एक होती है नॉन मटेरियल वेव्स। इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर में लिखा है। तो कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, बिल्कुल डेविएट नहीं होगी, बल्कि ये कोई चार्ज को आगे भेज सकती है। ये कोई चार्ज अगर रखा हुआ है और आपने अगर ईएम वेव्स वहां पे डाल दी तो चार्ज को आगे ले जाएगी, बट खुद नहीं डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो दे कैरी एनर्जी, एनर्जी कैरी करती है, मोमेंटम भी कैरी करती है, और ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो भी आपने अब तक की पढ़ी है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वो सारी की सारी चीजें यहां पर हो जाती है। लाइट में तो यही पढ़ रहे थे ना, आपने लाइट पढ़ी है तो लाइट में क्या पढ़ा था, यही सब चीजें तो पढ़ी थी, तो सब कुछ हो जाता है हमारे पास ईएम वेव्स का भी। चलिए अब एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, मल्टीपल टाइम सीबीएसई में पूछ रखा है कि हाउ वी कैन शो दैट ईएम वेव्स कैरी मोमेंटम, ईएम वेव्स मोमेंटम कैरी करती है। इसके अलावा अगर हम एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रोफेसर सीवी रमन सरप्राइज स्टूडेंट बाय सस्पेंडिंग फ्रीली a tiny light ball in a transparent vacuum chamber by shining a laser beam on it, which property of EM waves was he exhibiting।
तो भाई सीवी रमन साइंटिस्ट जो हमारे पास थे, उन्होंने क्या करा, एक लेजर लाइट ली और लेजर लाइट की हेल्प से छोटी सी बॉल थी उसको क्या करा, फ्लोट करवा दिया। तो कैसे करा दिया? अगर किसी भी चीज को हम ऊपर की तरफ भेज रहे हैं या फिर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तभी कर सकते हैं? नहीं, हम किसी पर फोर्स लगा रहे हैं तभी कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमने ये चीज शो करी थी कि ईएम वेव्स क्या अप्लाई करती है, रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आंसर देखें कि आंसर क्या है, तो ईएम वेव्स बिल्कुल हमारे पास क्या कैरी करती है, मोमेंटम कैरी करती है। ईएम वेव्स एनर्जी भी कैरी करती है और ये मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को। अगर मैंने कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल वहां पे रख दिया, अगर मैंने कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल वहां पे रख रखा है, तो वो हमारे पास क्या है, मोशन में आ सकता है। और एक ऐसा एक एग्जांपल भी हमारे पास होता है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल ट्वीजर। एक समझते हैं इस चीज को। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक टेबल है, टेबल पर अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया है और यहां से मैंने ईएम वेव्स पास कर दी, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज रखा था यहां पर, ये मोशन में आ जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। ईएम वेव्स के मोमेंटम का अगर फॉर्मूला हम देखें तो हम डुअल नेचर में वहां पे चेक करेंगे कि फॉर्मूला हमारे पास रहेगा P इज इक्वल्स टू यू बाय सी। और एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास mc स्क्वायर होता है डिवाइड बाय सी। इसको सी डिवाइड बाय सी हमारे पास है, तो इसको इसको कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा mc। तो ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जो एक ईएम वेव्स एक्सर्ट कर रही है। तो यस, ईएम वेव्स हैव मोमेंटम। तो ये हम डुअल नेचर में भी पढ़ाई करेंगे इस चीज की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास है वो है भाई ये ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बहुत सारी ईएम वेव्स है और काफी सीक्वेंस वाइज ये सारी वेव आ रही है, एक खत्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, तो एक स्पेक्ट्रम बनाती है काफी बड़ा। इस ईएम स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 वेव्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस गामा रेस से। गामा रेस की सबसे छोटी वेवलेंथ है, देखिए वेवलेंथ ऐसे रहती है हमारे पास। ये जो डिस्टेंस है कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ का, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लैम्डा क्या है हमारे पास, बहुत छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है गामा रेस। गामा रेस का साइज बहुत छोटा होता है, 10 टू द पावर 20। यहां पर हम मान सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी चल रही है और साइज जो है इसका 10 टू द पावर ऑफ -12 है। दूसरा अगर बात करें तो हमारे पास एक्सरेज, एक्सरे हमारे पास है। और फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो। ठीक है, तो ये हमारे पास है। याद करने का काफी आसान तरीका है, इसको आप याद करके रख सकते हैं। जैसे इसके बाद, इससे पहले कॉस्मिक रेज हमारे पास होती है। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद करके रख सकते हैं, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ट्रिक आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हैं, गाड़ी एक्सयूवी। ठीक है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हमने इसे याद किया है। गाड़ी मतलब गामा रेज, एक्स एक्स रेज। ठीक है, यू यू अल्ट्रावायलेट। ठीक है, यू अल्ट्रावायलेट, यूवी हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास अल्ट्रावायलेट के बाद आती है विजिबल लाइट, ये चीज याद करके रखनी है। इन माई रेंज की बात अगर कर रहे हैं तो इन का मतलब है इंफ्रारेड रेज। इसके बाद हमारे पास है माइक्रोवेव रेज और फिर इसके बाद हमारे पास है रेडियो। ठीक है, सो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, आपको ये याद करके रखना है। हमने जो याद करा है यहां से यहां तक सीक्वेंस में पहुंच रहे हैं, तो हम गामा रेस से याद कर रहे हैं। गामा रेस की लैम्डा बहुत छोटा होता है, फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। ठीक है, और लैम्डा बढ़ती जा रही है। तो ये चीज आपको समझनी है। इसके बाद आपको ईएम वेव्स के यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। यूजेस क्या क्या होते हैं भाई? यूजेस अगर हम बात करें, यहां गामा रेस से स्टार्ट करते हैं, तो अब हम बात करते हैं गामा रेस की। तो गामा रेस हमारे पास यूज होते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। एक्सरेज आप सभी जानते हैं कि डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज होते हैं, जिससे हम इमेज बना सकते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स की। फिर बात करते हैं अल्ट्रावायलेट की। तो अल्ट्रावायलेट रेस जो हमारे पास होती है, ये भाई बहुत काम करती है। मतलब सबसे ज्यादा जो मैं यूजेस बताऊंगा वो इस अल्ट्रावायलेट रेस के हैं, बिकॉज काफी ज्यादा यूज इसका है। तो सबसे पहला तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। कोरोना जब आया तो अल्ट्रावायलेट यूज को यूज किया जाता था स्टेरिलाइजिंग के लिए। जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, सलून्स में आप जाएंगे तो वहां पर यूज करते थे अल्ट्रावायलेट का। इवन मोबाइल की एक शॉप पे मैं गया था, वहां पर भी उसने अल्ट्रावायलेट का एक बॉक्स सा रखा हुआ था, उसमें कहता था सर फोन सैनिटाइज कर लो। ठीक है, सो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हेमा मालिनी का ऐड आता है, वो कैंट आरओ प्यूरिफायर। ठीक है, तो बैक्टीरिया को किल करता है। इसके अलावा यूवी रेज हमारे पास आती हैं
तो ये स्किन कैंसर्स भी आपको कर सकती है, ठीक है, हार्मफुल काफी रेज रहती है। इसके अलावा लेसिक सर्जरी जो होती है वो भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट की हेल्प से होती है। फिर बात करते हैं विजिबल लाइट। तो जितनी भी चीजें हमें दिख रही है वो तो सारी की सारी विजिबल लाइट ही है। इंफ्रारेड की अगर बात करें तो इंफ्रारेड हमारे पास जो गर्म वाली ऑब्जेक्ट होती है ना, जिसको हॉट होती है ऑब्जेक्ट, उनसे ये इंफ्रारेड रेज निकलती है, और इस इंफ्रारेड रेज को हम यूज करते हैं फिजियोथेरेपी में भी यूज करते हैं इसको। फिर माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट काफी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह माइक्रोवेव काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इन दोनों के तो डिटेल्स पढ़नी है, माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट की। माइक्रोवेव्स हमारे पास यूज होते हैं रडार्स में, टेलीफोन सिग्नल्स में, कुकिंग में यूज कर रहे हैं इसको, माइक्रोवेव्स को। इसके अलावा अगर बात करें ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविजन की बात करें तो वहां तो रेडियो वेव्स ही हमारे पास यूज हो रही है। तो ये कुछ यूजेस थे जिनको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूजेस मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं कि रेडियो वेव्स रेडियो टेलीविजन में यूज हो रही है, माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार, स्पीड गन जो होती है, बॉल्स की जो स्पीड निकाली जाती है ना, क्रिकेट बॉल जो होती है, उसमें हम यूज कर रहे हैं हमारे पास माइक्रोवेव, स्पीड गन, कुकिंग फूड के लिए। इंफ्रारेड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटर्स, कुकिंग फूड, अर्थ एनवायरमेंट्स को गर्म करने के लिए, ठीक है, अर्थ एनवायरमेंट को गर्म करके रखने के लिए। तो मैं कह सकता हूं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे पास हो रही है उसका वन ऑफ द मोस्ट रीजन इंफ्रारेड भी है, बिकॉज हमारा एनवायरमेंट जो होता है ना वो इंफ्रारेड को कैप्चर कर लेता है, इंफ्रारेड को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स हमारे पास इंफ्रारेड वहीं पर स्टोर होती रहती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है, और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। विजिबल लाइट की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए विजिबल लाइट का यूज किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट लैंप्स होते हैं, काफी यूवी लैंप्स यूज किए जाते हैं, सन टैनिंग, किलिंग बैक्टीरियाज एंड लेसिक सर्जरीज के लिए यूज कर रहे हैं। और यूवी रेज आपको ये भी याद रखना है कि जब वेल्डिंग होती है, जब वेल्डिंग होती है तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज होती है। एक्सरेज की अगर बात करें तो मेडिकल इमेजिंग और ट्रीटमेंट्स में यूज हो रहा है। गामा रेज भी मेडिकल इमेजिंग आजकल यूज करी जा रही है गामा रेज से भी, और कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं, यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है, यूजेस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दिए हैं, तो उससे भी एक बार आप पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे लेटेस्ट सैंपल पेपर का है, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। तो दे रखा है नेम द ईएम वेव्स व्हिच आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, राइट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करनी है आपको। तो बोल रहा है कि ईएम वेव्स हमारे पास कौन सी ईएम वेव्स है जो यूज होती है, तो माइक्रोवेव्स है। इसकी जो रेंज हमारे पास होती है 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर 11 है। मैंने कहा कि दो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोवेव और इसके अलावा क्या बताया था आपको, अल्ट्रावायलेट। यूवी और माइक्रोवेव्स तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इफ द अर्थ डिड नॉट हैव द एटमॉस्फेयर वुड इट एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन व्हाट इज नाउ। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर हो ही ना, तो अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म ही हो गया तो फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, तो पहले तो यह सोचना होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस उसके अंदर है, जो क्या कर रहा है, इंफ्रारेड को ट्रैप कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या रहता है, फिक्स रहता है। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद बात कर रहा है एन ईएम वेव एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज इंसिडेंटेड, जस्टिफाई। तो बिल्कुल सही है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों एक्सर्ट कर रही है, रेडिएशन प्रेशर हमारे पास है, और आपको पता है मोमेंटम भी कैरी करती है, और हमारे पास मोमेंटम भी कैरी करती है, रेडिएशन प्रेशर भी लगाती है, एनर्जी भी कैरी कर रही है। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एनर्जी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, यू बाय सी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, फॉर्मूला आपको लिख देना है, जरूर लिखना है, क्योंकि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल आंसर में दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक टॉपिक और बता रहा हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियर विंटर। कि न्यूक्लियर विंटर क्या होती है, क्योंकि अभी वॉर चल रही है, तो न्यूक्लियर विंटर के बारे में पढ़ लेना, आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है न्यूक्लियर विंटर के बारे में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज कई सारी वन शॉट की वीडियोस इसमें आने वाली है।